मैंने अपनी जर्नी फ़ेब 2015 में स्टार्ट करी थी और मुझे अच्छे से याद है मैंने सबसे पहले कंट्री जो इस इंडस्ट्री में आने के बाद सीखी थी वो थी जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी राघव, तो उस टाइम के ऊपर विदाउट आइल्स चलता था। कोई बच्चे विदाउट आइल्स के साथ साथ विद आइल्स भी जाते थे क्योंकि इनमें कुछ भी आपको एडवांस में पे नहीं करना पड़ता। आज के डेट में उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस करे हैं बिकॉज दे नो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं। आई स्टिल रिमेंबर इन अ स्पाउस केस, मेरी खुद की फ्रेंड की जब मैंने फ़ाइल लगाई, उसके हस्बैंड बैंक में बैठे थे। वो जब उनके स्पाउस का कॉल आता इमिग्रेशन वेरिफिकेशन के लिए, उसके स्पाउस ने फ़ोन नहीं उठाया, उसके फादर इन लॉ को कॉल चला गया। अच्छा, ये वेरीफाई करने के लिए कि वो मैरिज जेन्युइन भी है या फेक मैरिज है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ द इमिग्रेशन गुरुस। माय नेम इज़ राघव और मुझे तो आप सब लोग शायद अब तक जान ही गए होंगे, लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो इनको आप शायद पहली बार देखने वाले हैं इस चैनल पे, इस पॉडकास्ट पे जिसका नाम है टॉक विद TIG। शी इज़ नन अदर देन द डायरेक्टर ऑफ द इमिग्रेशन गुरुस, मिसेस ज्योति शर्मा गांधी। हेलो। तो ज्योति मैम, एक बात बताइए, जब आप इस इंडस्ट्री में आए तो आप सबसे पहले कौन सी कंट्री को लेके सबसे ज़्यादा सिक्योर थे कि हाँ मेरे को यही कंट्री करनी है? मैंने अपनी जर्नी फ़ेब 2015 में स्टार्ट करी थी और मुझे अच्छे से याद है मैंने सबसे पहले कंट्री जो इस इंडस्ट्री में आने के बाद सीखी थी वो थी न्यूजीलैंड। तो मैम, इस जो इंडस्ट्री के अंदर है न्यूजीलैंड को आज शायद लोग बहुत पीछे भूल चुके हैं, क्योंकि मेजर जो कंट्री चलती है वो कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर USA, मेजर यही 3 कंट्रीज बचती हैं। तो मैम, आप उस समय से बताइए और अब तक में बताइए कि न्यूजीलैंड के अंदर फ़र्क क्या क्या आया, क्या क्या वीज़ाज़ थे जो वो चला रहे थे और अब क्या क्या वीज़ाज़ हैं जो चल रहे हैं। देखो, न्यूजीलैंड के बारे में मैंने जो अपने इस करियर में देखा है, 8-9 साल के करियर में मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी राघव न्यूजीलैंड के साथ, तो उस टाइम के ऊपर विदाउट आइल्स चलता था। अच्छा, ठीक है, आपको विदाउट आइल्स जाना होता था। कोई बच्चे विदाउट आइल्स के साथ साथ विद आइल्स भी जाते थे। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शंस होती थी कि आप अपने फाइनेंशियल्स, क्योंकि न्यूजीलैंड में कुछ भी आपको एडवांस में पे नहीं करना पड़ता। ये 2012-11 से चलता आ रहा है, उससे पहले से ही बच्चों को जो भी पे करना होता था, फ़ीस वगैरह या वहाँ का लिविंग FTS वगैरह, वो सारा कुछ पे करता था बच्चा वीज़ा आने के बाद। अच्छा। जब 2015 का मुझे याद है अक्टूबर में विदाउट आइल्स उन्होंने बंद करा था। उस टाइम के ऊपर पेरेंट्स के अलावा कोई भी थर्ड पर्सन स्पॉन्सर, यानी कि आपका नेबर तक आपको फंडिंग स्पॉन्सर कर सकता था। उस केस में कोई भी इशू नहीं होता था। आज के डेट में उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस करे हैं बिकॉज दे नो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक बच्चा वहाँ पे पहुँच जाता है, वो कहीं ना कहीं पे ये तो चीज़ें डिक्लेयर करता ही है कि ठीक है, मेरे एजेंट ने मेरी फंडिंग शो करी थी। ठीक है, और उन्होंने किसी के फंड दिखाए थे, मेरा रिलेशन दिखा दिया, वो चीज़ें होगी। उस टाइम के ऊपर बच्चों को उस स्टेज पे तो कोई दिक्कत हुई नहीं, बट लेटर ऑन जब उन बच्चों ने अपनी PR की एप्लीकेशंस लगानी थी, ठीक है, उन्होंने अपने पेरेंट्स के, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की डिटेल्स जब फिल करनी होती थी, उस टाइम के ऊपर उनको पता चलता था कि भाई मेरे एजेंट ने तो जब मेरे फाइनेंशियल्स वगैरह दिखाए, उन्होंने तो मेरे पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट छेड़ दिए। अच्छा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता था न्यूजीलैंड में भी। लोग आज के डेट में न्यूजीलैंड को इसलिए भूल गए हैं क्योंकि न्यूजीलैंड अपने फंडिंग के लिए स्टिल सेम है। आपको 6 महीने पुराना फंड चाहिए, आप एजुकेशन लोन दे सकते हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो, या कोई भी फंड जिसका आपके पास सोर्स है आप वो दे सकते हो। सोर्स ऑफ फंड्स दिखाने बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली न्यूजीलैंड अपने फंडिंग के लिए डे 1 से बहुत स्ट्रिक्ट है। आपके फंडिंग जेन्युइन है, आप कर सकते हो। इनफैक्ट न्यूजीलैंड ऐसी कंट्री है जो वीज़ा आने के बाद आपसे ये भी पूछ लेती है भाई आपने फ़ीस कहाँ से पे करी है। अच्छा, तो वो हर एक चीज़ के लिए हम आंसरेबल होने चाहिए। डेफिनेटली, क्योंकि पहले क्या है, जब आपकी फाइल सबमिट हुई उसके बाद इंटरव्यू लेना ना लेना दैट इज़ अप टू द इमिग्रेशन। उसके बाद वो आपको AIP देंगे, अप्रूवल इन प्रिंसिपल होता है, जैसे कनाडा में PPR आता है, वैसे वो सबसे पहले न्यूजीलैंड लेके आया था, उसने AIP देना स्टार्ट किया। AIP के बाद आप अपना फ़ीस पे करोगे, अपना लिविंग पे करोगे, उन्हीं फंड्स में से पे करोगे जो फंड आपने इमिग्रेशन में सबमिट करे।
आप उसका एविडेंस दोगे, अगर उससे बाहर कहीं से करते हो तो वो आया हुआ AIP इमिग्रेशन रिवॉक कर लेते हैं। अच्छा, दैट इज़ द रीज़न आज की डेट में कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर या कोई भी एजेंट कंसल्टेंट्स लगा लो, न्यूजीलैंड को प्रमोट ही नहीं कर रहे। क्योंकि उसमें सिकनेस इतनी ज़्यादा है कि हर एक स्टेप पे फंसने के चांस है। तुमने थोड़ी सी गड़बड़ करी और वहीं फंसे। सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा पे ही नहीं, आई स्टिल रिमेंबर इन अ स्पाउस केस, मेरी खुद की फ्रेंड की जब मैंने फ़ाइल लगाई, उसके हस्बैंड बैंक में बैठे थे। वो जब उनके स्पाउस का कॉल आता है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन वेरिफिकेशन के लिए, उसके स्पाउस ने फ़ोन नहीं उठाया, उसके फादर इन लॉ को कॉल चला गया। अच्छा, ये वेरीफाई करने के लिए कि वो मैरिज जेन्युइन भी है या फेक मैरिज है। उसके बाद उन्होंने जिसकी क्लाइंट की फाइल लगी थी उसको कॉल नहीं करा, उसके फादर इन लॉ का इंटरव्यू लेके उसको वो वीज़ा ग्रांट कर दिया। मतलब एप्लीकेंट का इंटरव्यू नहीं हो रहा और जो उनके रिलेशन में उन्होंने नंबर दिया होगा अपना उसका इंटरव्यू हो डेफिनेटली। रहा है। और हमें उस टाइम के ऊपर पता चला था कि जो हम वेडिंग कार्ड्स न्यूजीलैंड इमिग्रेशन में सबमिट करते हैं उसके ऊपर हम लोग बड़े शौक से वो नंबर लिखवाते हैं ना RSVP में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो वहाँ से नंबर्स उठाते हैं और उनको कॉल करते हैं। मेरे मामू की शादी में तो मैम एक बात बताइए, इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस था शायद जो आपसे काफ़ी पर्सनली लिंक्ड था, जो एक सिल्वर फर्न वीज़ा आया करता था, उसके बारे में एक बात बताएं। मैंने सिल्वर फर्न वीज़ा की अपने करियर में एक एप्लीकेशन करी थी, बिकॉज एक एप्लीकेशन भी इसलिए हो पाई थी क्योंकि धीरज जी ने खुद ने एफर्ट्स लिए थे उसका फॉर्म सबमिट करने के लिए। देयर वाज अ टाइमलाइन, नवंबर की 25 या 26 तारीख को खुलता था, हर साल खुलता था। 300 एप्लीकेशंस लेनी होती थी उन्होंने। 2 बजे से लेके 5:30 बजे सुबह के अर्ली मॉर्निंग के 2 बजे से 5:30 बजे के बीच में खुलेगा। साइट इतनी हैक होती थी, मुझे याद है धीरज जी ने फाइल सबमिट करी, मैंने ना उनको रैंडमली बोला कि आपने एक बार ना लगा लो, देखा जाएगा। उनको याद करवा के मैं तो सो गई ठीक है, तो उन्होंने फाइल सबमिट करी, फिर उन्होंने मुझे बताया कि हमने ऐसा किया है 2018 में फैब में। आई रिमेंबर 28 फैब उनकी लास्ट डेट थी फाइल सबमिट करने की, और उसी दिन उनकी फ़ाइल सबमिट हुई थी और उनका हमने वीज़ा लिया था विद इन अ 10 और 15 डेज। अच्छा, तो मैम ये वाला जो वीज़ा था ये कोई वर्क वीज़ा कैटेगरी में आता था? हाँ, 2018 में ना इमिग्रेशन ने रूल्स चेंज कर दिए थे कि जिनके पास 12 मंथ्स का वीज़ा होगा, वर्क वीज़ा 12 मंथ्स का होगा, सिर्फ वही फुल टाइम वहाँ पे जॉब कर पाएंगे। बट जो सिल्वर फन वीज़ा लगता था उसका ड्रॉबैक ये था वो 9 मंथ्स का होता था। अच्छा, तो फुल टाइम वर्क नहीं था वो फुल टाइम वर्क तो कर सकते हो, बट वही है ना, कंडीशन लगा दी इमिग्रेशन ने कि जिसके पास 12 मंथ्स का वीज़ा होगा फुल टाइम वर्किंग में आप उसको ही हायर कर सकते, किसी और को हायर नहीं कर सकते। अच्छा, तो एम्प्लॉयर ने नहीं लेने? डेफिनेटली, दैट इज़ द रीज़न उन्होंने 2019 में उस वीज़ा कैटेगरी को शट कर दिया था। ठीक है, तो क्या आज का जो यूके में बैलेट सिस्टम चल रहा है, इज़ दैट सिमिलर टू दिस काइंड ऑफ वीज़ा? Yes, that is a similar but not quite similar, क्योंकि यूके बैलेट प्रोग्राम में तो आपका अपना नंबर, ईमेल आईडी, यस और नो डिटेल्स आनी है। बट जब आप न्यूजीलैंड का सिल्वर फन वीज़ा फाइल करते हो उस टाइम के ऊपर सिस्टम इतना ज़्यादा हैवी होता है क्योंकि 2-2.5 घंटे के लिए वो साइट चलती है, और वो पर्टिकुलर एक प्रॉपर फॉर्म फिलअप होता है। आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह, जैसे लोगों को ये तो पता होगा कि कनाडा इमिग्रेशन वेस्ट लेती है। देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनको ये पता होगा न्यूजीलैंड में NZQA होता है, जिसको न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन अथॉरिटी बोलते हैं, जो इंडिया की क्वालिफिकेशन को असेस करता है कि वो न्यूजीलैंड के कौन से लेवल की स्टडी के इक्वल है। ठीक है, तो ये तो रही पास्ट की बात। अब प्रेजेंट में आते हैं मैम। प्रेजेंट में आज की डेट में अगर बच्चे ने न्यूजीलैंड जाना है तो जाने के लिए उसको सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या फाइंड आउट करना रहेगा? देखो, दैट इज़ वेरी सिंपल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आज की डेट में हर एक कंट्री का सिमिलर है। आप ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, UK, USA, कनाडा, आज की डेट में रिक्वायरमेंट क्या है? 12th पास आउट हो, ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 चाहिए। अगर बैचलर्स वाले बच्चे हो तो 6.5 नॉट लेस देन 6 मंथ्स चाहिए। दैट इज़ सिमिलर विद द न्यूजीलैंड। परसेंटेज अच्छे हैं, यू कैन गेट द स्कॉलरशिप। आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, देयर आर वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़। आप नर्सिंग के लिए जा रहे हो, आप वहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो। देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज जो रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए आपको परमिशन देती है, ठीक है। न्यूजीलैंड में कर सकते हैं। तो जो हमारी न्यूजीलैंड कंट्री है इसके अंदर लोग सबसे ज़्यादा डरना इसलिए शुरू हुए क्योंकि फ़ंड्स बहुत ज़्यादा चाहिए। तो कितने हैं वो फंड्स जो चाहिए होते हैं?
देखो मेरे अकॉर्डिंगली न्यूजीलैंड में क्या रहता है, आपकी जितने टाइम की स्टडी है आपको उतनी टाइम की स्टडी प्लस उतने टाइम का ही लिविंग Living दिखाना है, expense. ठीक है। अब लोगों के माइंड में ये होता है कि हम इतना पुराना पैसा लेके कहाँ से आए। अगर मेरी 3 साल की बैचलर्स डिग्री के लिए मुझे जाना है और मुझे 3 साल का ही लिविंग एक्सपेंस दिखाना है, दैट मीन्स आपको 60 to 70 lakhs के अराउंड का फंड दिखाना है। और वो 6 महीने पुराना होना चाहिए। यस 6 months ओल्ड होना चाहिए। बट यहाँ पर ट्विस्ट है, ट्विस्ट इन द सेंस कि अगर आपकी एनुअल इनकम अच्छी है आप प्रोजेक्शंस दिखा सकते हो, लाइक फर्स्ट ईयर का फंड प्लस लिविंग आपने ओल्ड दिखा दिया, रिमेनिंग आप फंडिंग इमिग्रेशन को विद जस्टिफिकेशन आप उसको नया भी शो कर सकते हो, उनको कोई इशू नहीं रहता है। क्योंकि जब तक आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना है, जो फंड आपने इमिग्रेशन को शो किया वो ऑटोमेटिकली पुराना हो जाना है सेकेंड ईयर की फीस और लिविंग पे करने के लिए। ठीक है, वो वहीं से ही एज इट इज़ चलता रहता है। डेफिनेटली। तो हर एक चीज़ के अंदर एक क्रैक है, एक तोड़ है जिसको तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल उसको तोड़ा जा सकता है। बस यहाँ पर ये चीज़ है, न्यूजीलैंड को आज की डेट में पता लोग प्रमोट क्यों नहीं करते, उसका रीज़न ये है कि आजकल सबको ये है कि हमारे पास जितना हो उतना पैसा है। पैकेज सिस्टम को लोगों ने इतना प्रमोट कर दिया है कि न्यूजीलैंड जैसी ब्यूटीफुल और वेल एजुकेटेड कंट्री को लोग भूल गए। अब अदर कंट्रीज़ में क्या होता है, एजेंट्स फंड शो करवा देते हैं, न्यूजीलैंड में नहीं करा सकते ना। हाँ, वो आपने पहले क्लियर कर दिया, फ़ोन आ जाएगा उनके पास तो फ़ोन आ जाएगा। और इन फैक्ट दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। वो बैंक से वेरीफाई करते हैं योर KYC, योर फाइनेंशियल्स, कि इसके ऊपर कोई लीन तो नहीं ले रखी। अच्छा। अगर आप FD सबमिट कर रहे हो उसके ऊपर कोई लिमिट तो नहीं है, वो तक वेरीफाई करते हैं। एंड मेरे इससे मेरा ना पास्ट ईयर का एक्सपीरियंस याद आया। हमारे साथ ना एक सब एजेंट काम करते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें फाइनेंशियल्स वगैरह दे दिए। हम उस टाइम के बाद ना फाइनेंशियल बैंक से खुद वेरीफाई नहीं करते थे, हमने फाइल सबमिट कर दी। एंड यू नो व्हाट दिस हैपन, जो स्पॉन्सर था उसकी एज, उस लड़की की मदर की एज से सिर्फ 15 साल बड़ी थी। अच्छा। और इमिग्रेशन ने क्वेश्चन रेज कर दिया, तब जाके हमें पता चला कि उसके एजेंट ने उसकी मदर की पैन कार्ड के ऊपर उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी। तो जैसी थोड़ी सी चीज़ हटी और दुर्घटना घटी और उस बच्चे को बैन लग गया। वो तो खैर लगना भी था और लगना भी चाहिए। अगर किसी के साथ कैसा भी फ्रॉड किया जाता है तो उसके लिए बैन करना ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो मैम इसके अंदर ये बताइए, क्या कोई एज लिमिट मैटर करती है स्टडी में सर? नहीं, देखो एजुकेशन के लिए किसी भी कंट्री में कोई भी एज लिमिट मैटर नहीं करती है। आप फॉर एग्जांपल आपने 2002 में ग्रेजुएशन करी, उसके बाद आपको इमीडिएटली जॉब मिल गई, तो वो गैप नहीं कंसिडर होता। वो स्टडी गैप कंसीडर्ड होगा, लेकिन एक जो प्रॉपर गैप है वो नहीं होगा। प्लान गैप है, आपके पास जस्टिफिकेशन है। इमिग्रेशन समझती है कि एक टाइम के बाद, आज की डेट में चीज़ें इतनी एडवांस है, AI का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हर कोई चाहता है कि जितनी चीज़ें हम नई से नई अडेप्ट करेंगे, ठीक है, उतना ही हमें फ्यूचर में या अपने करियर में बेनिफिट है। बीइंग अ रीज़न कि हाई सैलरी मिलेगी। अब एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो मैंने खुद ने 2011 में ग्रेजुएशन करी। उस टाइम के ऊपर जो वे ऑफ एजुकेशन का सिस्टम था और आज की डेट में वे ऑफ एजुकेशन का जो सिस्टम है 12 ईयर्स में, दैट इज़ अ वेरी बिग। बहुत ज़्यादा चेंज है। मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी 13,000 से स्टार्ट करा था। आज की डेट में अगर किसी के पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी क्वालिफिकेशन है, उनकी स्टार्टिंग सैलरी ही 40 to 50,000 है। बिल्कुल है। तो वो एजुकेशन से जो स्टार्टिंग सैलरी का गैप है वो ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। मैंने 13,000 से स्टार्ट करा, पर आज की डेट में कोई सेम एजुकेशन के साथ 40,000 50,000 ले रहा है। मुझे 50,000 तक पहुंचने में 4-5 साल लग गए होंगे, ठीक है, उसको डे 1 से ही मिल गया। बिल्कुल। दिस इज़ हाउ एजुकेशन मैटर। ठीक बात है। तो मैम कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो पढ़ने के लिए बच्चे न्यूजीलैंड को ही प्रेफर करें? देखो न्यूजीलैंड में तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, नर्सिंग के कोर्सेज है, फार्मा है, साइंस है, IT के कोर्सेज वगैरह हो गए, एजुकेशन के कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके लिए आप न्यूजीलैंड में जा सकते हो। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोर्सेज में आप जा सकते हो। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज, लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर आप जा सकते हो। बच्चे का
इंटरेस्ट है जिसमें आपका फार्मा लाइन में इंटरेस्ट है, यू कैन गो विद द फार्मा। आपको सोशल वर्कर बनना है, आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज में जाना है, आप उसमें जा सकते तो हो। मतलब इसके अंदर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ भी मेडिकल के ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं या आईटी के ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं? नहीं, अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड के बच्चे हो, ठीक है, आपका इंटरेस्ट आईटी पढ़ने का, यू कैन गो। तो फिर उसको लिंक कैसे दिखाएंगे कि जिसकी पास्ट एजुकेशन बिजनेस में थी पर अब उसने आईटी करनी है, ना उसके पास कोई नॉलेज है, चलिए 12th में उसने बिजनेस ही को कर लिया, अब उसने अगर आईटी पढ़ने जाना है तो उसको लिंक कैसे करते हैं? उसको लिंक करता है बच्चा जब इमिग्रेशन उससे इंटरव्यू लेती है, ठीक है। उस दौरान वो बच्चा बताता है द बेनिफिट, मेरे को टेक्नोलॉजी का कैसे इंटरेस्ट हुआ। फिर वही बात आ गई, वी आर लिविंग इन डायनामिक एनवायरनमेंट और हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एआई चल रहा है। डेफिनेटली। तो टेक्नोलॉजी के लिए डजेंट मैटर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, वोकेशनल बैकग्राउंड के हो, आपने आईटीआई का डिप्लोमा कर रखा है, या मतलब आप किसी भी ट्रेड के बच्चे हो, अगर आप अपनी स्ट्रीम को स्विच करना चाहते हो, न्यूजीलैंड नहीं पूछने वाला आप क्यों स्विच कर रहे हो, अगर आपके पास उसका जेन्युइन जस्टिफिकेशन। तो मतलब न्यूजीलैंड जाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आपके पास फंड्स के सारे सोर्सेज हैं, आपके पास आपकी हर बात का जवाब है, तो मतलब हर ताले की एक चाबी है न्यूजीलैंड के लिए, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बच्चा जा सकता है बड़े आराम से जा सकते हैं। और तुम्हें पता न्यूजीलैंड में आज की डेट में बच्चों का ना ऑस्ट्रेलिया में बड़ा रुझान है, बट ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन ने जैसे स्ट्रिक्टनेस कर दी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब स्ट्रिक्टनेस का कहीं ना कहीं पे रीज़न वाजिब भी है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हुआ है देनों कि बच्चा स्विच करता है, तब उन बच्चों के लिए भी न्यूजीलैंड सबसे बेनिफिट साबित होगा। बीइंग अ रीज़न आप बैचलर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, 18-19 लाख रुपए आप ऑस्ट्रेलिया में भी पे कर रहे हो, सेम फीस का कोई डिफरेंस नहीं है, एजुकेशन सिस्टम का कोई डिफरेंस नहीं है। दैट इज़ द रीज़न आपके पास पाथवे का ऑप्शन मिल जाता है। पाथवे इन द सेंस, मान लो आपने 1 साल की बैचलर्स डिग्री न्यूजीलैंड में कंप्लीट कर रही, नाउ यू वांट टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, आप अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करो, न्यूजीलैंड से आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, ठीक है। अब आपको वहाँ पे जाके अगेन फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं करना, सेकंड में आपको एंट्री मिलेगी, पूरा का पूरा क्रेडिट ट्रांसफ़र लो, ठीक है। तो वो आपका 1 साल जो आपने न्यूजीलैंड में लगाया वो वेस्ट भी नहीं होगा, आपकी एजुकेशन भी आपके साथ रहेगी, आप ऑस्ट्रेलिया की भी एजुकेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। सो फॉर दोज हु वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया बट ड्यू टू सम रीज़न दे आरंट एबल टू गो, तो वो न्यूजीलैंड जा सकते हैं, फर्स्ट ईयर अपना वहाँ से कंप्लीट करके देन दे कैन स्विच देयर। डेफिनेटली बड़े इजीली आप स्विच कर सकते हो, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है करना, तो कर सकते हैं। जिसने जाना है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल द सेम थिंग अगेन मैम, जब हम न्यूजीलैंड चले जाते हैं, मतलब जाने के लिए हमारे को कितना टाइम पहले उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना होता है, ऑफर लेटर कितने टाइम में आता है, हमें फ़ीस के लिए कितनी डेडलाइन होती है, टोटल फीस पे कितनी होती है, ये सारा एक बार एक्सप्लेन करें। अब दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। अब इस पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देयर आर सो मैनी टाइम्स, मैंने मान लो जुलाई के लिए एप्लीकेशन लगाई, मेरा जुलाई के लिए वीज़ा नहीं आया। जुलाई एक बार छोड़ो, पहले ये तो इनटेक कितनी होती है इसकी? कॉलेजेस में आपको हर 2 या 3 महीने के बाद इनटेक मिल जाएगा। अच्छा, अगर आप फैब में थे आपको जून मिल गया, आपको सितंबर मिल गया, आपको नवंबर मिल गया, ये 2-3 महीने छोड़ के इनटेक्स अवेलेबल हैं। इनटेक्स में कोई इशू नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि मैंने जुलाई के लिए फ़ाइल लगाई, इमिग्रेशन ने मेरे को अप्रूवल जुलाई के लिए दे दिया, पर मेरा इनटेक डेफर हो गया, यूनिवर्सिटी पे सीट नहीं थी, वो सीट नहीं थी, उनकी सीट्स फुल हो गई या क्लासेस स्टार्ट की डेडलाइन फिनिश होगी, तो उस केस में क्योंकि मैंने फ़ीस नहीं पे करी, मेरा ऑटोमेटिकली डेफर हो जाएगा। तो मुझे इस चीज़ के लिए वरी करने की कोई बात नहीं है कि मैंने जुलाई के साथ फ़ाइल लगाई है, मेरा डिसीज़न नहीं आया, मेरा कैसे होगा, ठीक है। वो आप ऑटोमेटिकली जब आप फ़ीस पे करोगे, कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी वाले आपको नया ऑफ़र लेटर देंगे, आप फ़ीस रिसिप्ट और ऑफ़र लेटर इमिग्रेशन में सबमिट करोगे, वो आपको वीज़ा ही उस इंटेक के अकॉर्डिंगली देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक बार दोबारा से बता दीजिए कि भाई क्या क्या बच्चे के लिए एलिजिबिलिटी तो हो गई हमारी, अब ये बता दीजिए कि भाई वो जाने के लिए जो उसका पाथवे है वो कितने टाइम पहले उसे प्लान करना है, कितना टाइम लगता है? इमिग्रेशन आज की डेट में 1.5 से 2 महीने का टाइम ले रही है, ठीक है, ठीक है। अगर आप नवंबर के लिए जाना चाहते हो, यू हैव सो मच टाइम, आप अप्लाई करो अगर डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह है। और मज़े वाली बात यह है, रिस्क की कोई टेंशन नहीं होती है बच्चे को, क्योंकि वीज़ा से पहले तो आप कुछ पे कर नहीं रहे हो, लाइक यूएसए, ठीक है। यूएसए में भी आप सर्विस फ़ीस और I-20 की फ़ीस पे करी, DS-163 की फ़ीस पे करी, यहाँ पर न्यूजीलैंड में आपने इमिग्रेशन फ़ीस पे करी,
पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया, मेडिकल लिया, डॉक्यूमेंटेशन आपके पास वीज़ा के है, आप उनकी फाइल लगा दो। तो मतलब आज भी नवंबर इनटेक ओपन है, अगर आज की बात करें वी आर इन मिड जुलाई राइट नाउ, और अभी भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी नवंबर इनटेक ओपन है। कुछ कोर्सेज हैं जैसे मेडिकल के कोर्सेज हो गए, ये कोर्सेज आपको फेब इनटेक में मिलेंगे, बट हाँ उससे अदर कोर्सेज आपको नवंबर में आराम से मिल जाएंगे। और मैम एक बात बताएं पहले, जो आपने पीछे एक वर्ड यूज़ करा था लिविंग एक्सपेंस करके, वो लिविंग एक्सपेंस एक्चुअल में है क्या, उसे बोला क्या जाता है, एक टेक्निकल टर्म क्या है उसके लिए? ओके जैसे कनाडा में GIC है, ठीक है, वैसे ही न्यूजीलैंड में स्टार्टिंग से FTS आता है। FTS होता है फंड ट्रांसफ़र स्कीम। ये हमारे हाथ में नहीं है कि किस बच्चे को फंड वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है या किस बच्चे को फ़ंड वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करना है, ये बताता है आपका वीज़ा ऑफिसर। ठीक है, अगर आपका कोई रिलेटिव न्यूजीलैंड में रहता है, वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उस केस में हमने देखा है कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन कभी भी FTS नहीं मांगती। जो $20,000 है, जो आपका लिविंग है, एक तरह से GIC के जैसे होता है, आपको हर महीने आपका खर्चा मिलता रहता है। ठीक है, अगर न्यूजीलैंड में कोई रिलेटिव है उस केस में नहीं लगता है, बट अगर आपका इंडिया से कोई स्पॉन्सर आपको कर रहा है, उस केस में 90% ऑफ द केसेस में आपको FTS पे करना पड़ जाता है। ठीक है। तो ये भी हमारा एक एडिशनल एक्सपेंस के रूप में काउंट होगा, या अगर हमारा कोई रिलेटिव है तो हमारा वो डिस्काउंट के रूप में काउंट होगा? देखो क्योंकि ये आपकी सेविंग है, ठीक है, तो मैं मेरा अपना ओपिनियन है कि आप इसको अपने एक्सपेंस में काउंट मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो आपके पास ही वापस आना, आप ही का पैसा है। अल्टीमेटली तो वही, जैसे तो वो GIC है में तो वो आपका सेविंग है। अब ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई बच्चा जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी 18 लाख रुपए फीस है बच्चे की, अगर कोई अच्छी ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़ में, लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ में अगर बच्चा जाता है तो 18 लाख रुपए ही उसकी मिनिमम फीस है। इतनी ही फीस आपकी न्यूजीलैंड में है, 12 लाख से लेकर 18 लाख रुपए तक की आपकी 1 साल की फ़ीस न्यूजीलैंड में। बस वही है, आपका एडिशन कहाँ पे आ गया, जो आपको एक अपना लिविंग एक्सपेंस वहाँ पे करना। ऑस्ट्रेलिया में आप लेके नहीं जाते, दैट इज़ द रीज़न कि सम टाइम बच्चे को वहाँ पे सर्वाइवल में थोड़ा सा इशू आ जाता है। जब आप न्यूजीलैंड में अपना 1 साल का लिविंग आप साथ में लेके जा रहे हो, जो आपको पूरे साल में वापस मिल जाना, वो आपको वहाँ पर स्टे करने में बहुत हेल्प करता रहा। तो मैम कोई स्कॉलरशिप भी है जो यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू प्रोवाइडेड रहती है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो अच्छी स्कॉलरशिप भी देते हैं बच्चों? देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी वाइकाटो है, वेलिंगटन यूनिवर्सिटीज़ है, देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज़ जो बच्चों के अगर 90% से अबव है 100% स्कॉलरशिप्स भी देती है, बस आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। तो मतलब जो लास्ट क्वालिफिकेशन करी है उसमें जितने बेटर मार्क्स उतनी बेटर स्कॉलरशिप? डेफिनेटली मिनिमम 15% टू 100% स्कॉलरशिप्स तक न्यूजीलैंड प्रोवाइड कर सकता है। वो आपके ऊपर है कि आपका परसेंटेज कितना है। और मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है बच्चों के लिए जिन्होंने अप्लाई करना है बाहर, उनकी लास्ट क्वालिफिकेशन में मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है परसेंटेज की? 55% के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, 55+ वाले सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर न्यूजीलैंड। आपको शायद काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा न्यूजीलैंड के पास्ट के बारे में और आज के बारे में क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। सो विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वेंसडे, सेम प्लेस, 6 PM. I don't know who will be with me, but it will be a great episode for you. Thank you so much.